Hello everyone, welcome again to online session of Manolog classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So now we come to the first news, and the first news is plastic treaty draft overlooks key issue limiting production. तो बेसिकली क्या है, 67 कंट्रीज जो हैं वो एक ट्रीटी बनाना चाहते हैं रिगार्डिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक। और यहाँ पर कंसर्न ये है कि जो प्लास्टिक का यूज होता है, तो जब प्लास्टिक हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं, और जो वो हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं, जब वो प्लास्टिक यूज में आती है तो उससे बहुत सारी डिजीजेस का खतरा होता है और साथ ही हमारे एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करती है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि 67 देश इस ट्रीटी को करना चाहते हैं, लेकिन इस बात पर कंसेंसस नहीं है कि जो डिमांड है कुछ कंट्रीज की उनको माना जाए या नहीं माना जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखिए जो यूरोपियन यूनियन है ये कहती है ए ग्लोबल टारगेट टू रिड्यूस प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर। तो यूरोपियन यूनियन का मानना ये है कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक में यूज होने वाले पॉलीमर को कम किया जाए, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट मेजर्स टू एड्रेस हेल्थ रिस्क फ्रॉम द प्लास्टिक पॉल्यूशन। यूरोपियन यूनियन की डिमांड क्या है कि जो प्लास्टिक बनाने में पॉलीमर यूज होता है उसको कम किया जाए, साथ ही साथ उससे होने वाले जो हेल्थ रिस्क हैं उसको बताया जाए, उसको समझा जाए, ठीक है। अब लेकिन कुछ कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया, चाइना और इंडिया, ये कहते हैं कि भाई अगर हम इसको करते हैं तो देखिए बहुत सारे जो पॉलीमर है इसका बहुत ही प्रोडक्शन में बहुत ही सिग्निफिकेंट यूज है, ठीक है। अब क्योंकि हम सब एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया का अपना एक कंसर्न है, तो अब अगर बहुत सारी चीजों के प्रोडक्शन में पॉलीमर यूज होता है और इंडिया उस पॉलीमर के यूज को लिमिटेड करेगा, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का डेवलपमेंट है वो हॉल्ट होगा या रुक जाएगा। तो इन्हीं सब कंसर्न को लेकर इस पर अभी कोई भी कंसेंसस नहीं हो पाई है, और जब इस पर कंसेंसस होगी, अब बेसिकली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक कंफ्लिक्ट आ जाता है कि देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपना डेवलपमेंट कर चुके हैं, ठीक है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अभी भी डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो जो मेजर्स हम पर थोपना चाहते हैं वो मेजर्स कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट में एक क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और हम प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इन ऐसे मुद्दों पर कंसेंसस नहीं बन पाती। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, और हमारी दूसरी न्यूज है संभल मॉस्क रो, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स ऑथोरिटीज टू बी टोटली एब्सोल्युटली न्यूट्रल। अब बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पर कि जैसे आप जानते हैं संभल एक जगह है यूपी की, और उस यूपी की जगह में एक मस्जिद है संभल में, जिस पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने ये दावा किया कि वहां पर पहले शिव जी का मंदिर था उस मस्जिद के जगह पर। अब इसी जब ये पेटिशन ऑनरेबल कोर्ट में फाइल की गई तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसके सर्वे के आदेश दे दिए, लेकिन जैसे ही सर्वे टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर कुछ मुस्लिम धर्म के लोगों ने सर्वे की टीम पर आक्रमण कर दिया और वहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस हुई, जिसमें पुलिस को भी चोटें आई और साथ ही साथ 3-4 लोगों की वहां पर डेथ भी हो गई। अब हिंसा कैसे हुई ये तो एक जांच का विषय है, बट अभी इसमें क्या हुआ है, इसमें जो मुस्लिम पक्ष है वो पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उस पर अभी रोक लगा दी है, और साथ ही साथ जो संभल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दी है कि उनको न्यूट्रली होकर काम करना है और किसी भी पक्ष का फेवर नहीं लेना है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है कि वो न्यूट्रली काम करे और वो किसी भी पक्ष का फेवर ना ले। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऑप्शन दिए हैं किसको, मुस्लिम पक्ष को। पहला ऑप्शन ये है फाइलिंग अ प्ली अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ द सीपीसी, और या तो वो ऑर्डर 9 रूल 13 में सीपीसी में जाए, या फिर वो जो ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर का ऑर्डर है उसका रिवीजन
वो करें, रिवीजन की डिमांड करें, या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएं, क्योंकि आर्टिकल 227 के अनुसार हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि हाई कोर्ट का नीचे वाले सभी कोर्टों पर एक सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप डायरेक्टली मेरे पास मत आइए, मैं प्रोसीडिंग को रुकवा देता हूं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा ऑनरेबल हाई कोर्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आपकी लोकल रेमेडीज है उनको एग्जॉस्ट करना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, और हमारी नेक्स्ट न्यूज है बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट राइट ऑफ ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज इंडिया। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने क्लियरली बांग्लादेश को एक मैसेज दिया है कि वहां पर जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो कि माइनॉरिटी में हैं, जैसे क्रिश्चियन हैं, हिंदूज हैं, उन पर होने वाली एट्रोसिटीज को, उनके खिलाफ होने वाली वायलेंस को रोका जाए। अब यहाँ पर क्या है, अभी जैसे आप रिसेंटली को आपको पता होगा कि वहां पर जो इस्कॉन टेम्पल के हेड थे मिस्टर चिन्मय दास जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उन पर देशद्रोह का मामला लगा दिया गया। तो इसी बात को देखते हुए, और बहुत सारी, अभी आपने जब शेख हसीना को वहां से आना पड़ा था तो देखा होगा बहुत सारी सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोस हम लोगों ने देखी, जिसमें कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो हिंदू धर्म के लोगों को मार रहे हैं, या उनको जबरदस्ती अपनी गवर्नमेंट जॉब से रेजिग्नेशन देने के लिए बाउंड कर रहे हैं। अब इन वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो एक जांच का विषय है, बट ऐसा सोशल मीडिया पर सरफेस हुआ। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उसने ये उनसे अपना कंसर्न रखा है कि आप इस तरह के ये एंश्योर करें कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके साथ किसी भी प्रकार से कोई भी वायलेंस ना हो। साथ ही साथ वहाँ के एक मिस्टर हैं, मिस्टर आसिफ नजरुल, तो लॉ एडवाइजर हैं, इन्होंने भी ये कहा है कि भाई हिंदुस्तान में भी मुस्लिमों के खिलाफ कुछ इस तरह की एट्रोसिटीज होती हैं और वायलेंस होती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट विड्रॉ GR मींस ग्रांट टू द वक्फ बोर्ड। तो बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि वो 10 करोड़ रुपए एज ए ग्रांट देगी वक्फ बोर्ड को, लेकिन बाद में इस डिसीजन पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने इस डिसीजन को वापस ले लिया है फ्रॉम द इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत ही वापस ले लिया है। अब वहां जो बीजेपी के लीडर हैं मिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने भी ये कहा है कि जो डिसीजन था ये गलत था, और इस तरह का डिसीजन लेने का राइट गवर्नमेंट के पास एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं था। तो जब एक नई सरकार बनेगी तो इस मामले की जांच कराई जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, और हमारी नेक्स्ट न्यूज है यूपी गवर्नर सेट्स अप 3 मेंबर जुडिशियल कमीशंस टू इन्वेस्टिगेट संभल वायलेंस। तो यूपी की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि इस पर एक कमीशन बनाया जाए, और कमीशन में होंगे रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोरा जी, और एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है मिस्टर अमित मोहन प्रसाद। अब उन्होंने कमीशन को 2 महीने का टाइम दिया है कि कमीशन 2 महीने में जांच करके रिपोर्ट सौंपेगा, एंड कमीशन डिटरमाइन करेगा इफ द वायलेंस वाज स्पॉन्टेनियस और अ प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, कि जो संभल में जो हिंसा हुई है वो अचानक से हुई है या उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी पहले से ही काम कर रही थी। नेक्स्ट है असेस द प्रिपेयर्डनेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उस हिंसा से निपटने के लिए किस हद तक किस हद तक रेडी था। क्यों, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी रेडी होना पड़ता है, क्योंकि कोई भी, कुछ लोग, कई बार हिंसा जो है वो स्पॉन्टेनियसली होती है, मतलब अचानक हो जाती है, लेकिन कई बार जो हिंसा होती है तो उसके पीछे एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी होती है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेशन की ये लीगल ड्यूटी है कि वह उसको कर्व करे। नेक्स्ट है रिकमेंड द मेजर्स टू प्रिवेंट द सच इंसिडेंट इन द फ्यूचर, और कमीशन ये भी रिपोर्ट देगा और ये सजेशन भी देगा कि इस तरह के इंसिडेंट हमारे देश में आगे नहीं होने चाहिए। और ये हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रोसीडिंग को रोक दिया गया है। क्लेमर फॉर प्रेसिडेंट रूल इन इंक्रीजिंग इन इम्फाल सेज मणिपुर हाई कोर्ट फॉर मर्जर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मणिपुर में काफी 1-1.5 साल पहले काफी हिंसा हुई,
और डिस्प्यूट ये था कि एक कम्युनिटी को ऑनरेबल कोर्ट ने एसटी कम्युनिटी का दर्जा दे दिया था। अब बाद में इस पे काफी हिंसा हो गई, दो कम्युनिटी इन्वॉल्व थी, कुकी और मैती, ठीक है। अब यहाँ पर जो हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जजेस हैं उनका बयान आया है कि वहां पर हो सकता है कि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मल नहीं है और वहां पर अभी भी वायलेंस की कुछ घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं, तो हो सकता है कि वहां पर स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाए। अब स्टेट इमरजेंसी को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझते हैं तो इससे संबंधित प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में दिए गए हैं। और इसकी लगने की जो ग्राउंड है वो ये है कि या तो प्रेसिडेंट को गवर्नर रिपोर्ट भेजे कि स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है, या 356 में एक वर्ड यूज किया गया है अदरवाइज। तो अगर किसी भी प्रकार से प्रेसिडेंट के पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उस सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो वहां पर स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। साइंटिस्ट इंडस्ट्री डिमांड पैसेज ऑफ अ न्यू सीड बिल चेंज इन पॉलिसी। तो हमारे साइंटिस्ट और जो इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने डिमांड करी है कि अभी हमारे पास पहले से है एक सीड बिल 2004 और सीड पॉलिसी 2002। अब इसमें अमेंडमेंट करना चाहा सरकार ने, और इसके जो इनिशियल रूल्स हैं वो है सीड्स एक्ट 1966 और सीड्स रूल 1968। अब साइंटिस्ट और इंडस्ट्रीज का ये कंसर्न है कि ये जो हमारे दोनों कानून हैं ये आउटडेटेड हो गए हैं और अब हमें नई क्वालिटी के सीड्स लाने चाहिए। तो उसी को बाद में ध्यान में रखते हुए सीड्स बिल 2004 आया और सीड पॉलिसी 2002 आई, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया। किसानों के अपने कंसर्न थे, तो अब ये रिकमेंडेशन दी जा रही है कि किसानों के कंसर्न को भी इनकॉर्पोरेट करते हुए, उनकी बात को भी मानते हुए हमें नया सीड बिल लाना चाहिए और सीड को हमें से रिवाइज करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल 51 ए बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो वहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज में हम सभी की ये फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हम अपनी जो एग्रीकल्चर है उसे एक साइंटिफिक मैनर में करें और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। So dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.